मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी खुतूत आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तरह तरह के इनपुट मिलते हैं, जब उनकी तरफ नज़र दौड़ा रहा था तो कई लोगों ने एक बड़ी अहम बात याद की। माई जीओवी पर आर्यन श्री, बेंगलुरु से अनुप राव, नोएडा से दिवेश, थाने से सुजीत, इन सभी ने कहा, मोदी जी, इस बार मन की बात का 75वां एपिसोड है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी बारीक नज़र से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। मेरी तरफ से भी आपका तो शुक्रिया है ही, मन की बात के सभी सामीन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बगैर ये सफ़र मुमकिन ही नहीं था। ऐसा लगता है गोया ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये नज़रियाती सफ़र शुरू किया था। तब 3 अक्टूबर सन 2014 को विजयदशमी का मुक़द्दस त्यौहार था और इत्तेफाक देखिए कि आज होली का दहन है। एक दीप से जले दूसरा और मुल्क रोशन हो हमारा। इस जज्बे पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने मुल्क के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके गैर मामूली कामों के बारे में जाना। आपने भी महसूस किया होगा, हमारे मुल्क के दूर दराज के कोनों में भी कितनी बेमिसाल सलाहियत पड़ी हुई है। भारत माँ की गोद में कैसे कैसे जवाहरात पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के तईं देखने का, समाज को जानने का, समाज की अहलियत को पहचानने का मेरे लिए तो एक अनोखा तजर्बा रहा है। इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितने कितने मौज़ूआत से गुजरना हुआ। कभी नदी की बात की तो कभी हिमालय की चोटियों की बात की तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी कुदरती आफत की बात तो कभी इंसानी खिदमत की बेशुमार कहानियों का एहसास, कभी टेक्नोलॉजी की ईजाद तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के तजर्बे की कहानी। अब आप देखिए, क्या सफाई सुथराई की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने का चर्चा हो, और इतना ही नहीं, खिलौने बनाने की बात हो, क्या कुछ नहीं था। शायद कितने मौज़ूआत को हमने छुआ है तो वो भी शायद बेशुमार हो जाएंगे। इस दौरान हमने वक्त वक्त पर अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश किया, उनके बारे में जाना जिन्होंने भारत की तामीर में बेमिसाल ताउन किया है। हम लोगों ने कई आलमी उमूर पर भी बात की, उनसे तरगीब लेने की कोशिश की है। कई बातें आपने मुझे बताईं, कई आइडियाज़ दिए। एक तरह से फिक्री सफ़र में आप साथ साथ चलते रहे, जुड़ते रहे और कुछ ना कुछ नया जोड़ते भी रहे। मैं आज इस 75वें एपिसोड के वक्त सबसे पहले मन की बात को कामयाब बनाने के लिए, बामुराद बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर सामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, देखिए कितना बड़ा खुशकुन इत्तेफाक है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का मौका, और यही महीना आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आगाज़ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी मार्च के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त सन 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से मुतालिक प्रोग्राम पूरे मुल्क में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन प्रोग्रामों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। नमो ऐप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के प्रोग्राम देखे और तय किया कि वो भी जद्दोजहद आज़ादी से मुतालिक कम से कम 10 मकामात पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा की जाए पैदाइश का है। नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियां वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी सोच के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, किसी मुजाहिद आज़ादी की जद्दोजहद की दास्तान हो, किसी जगह की तारीख हो,
मुल्क की कोई सकाफती कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे मुल्क के सामने ला सकते हैं। हम वतनों को उससे जोड़ने का वसीला बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसी कितनी ही तरगीबी अमृत निकात से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के 100 साल तक हौसला देगी, मुल्क को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। आज़ादी की लड़ाई में हमारे मुजाहिदों ने कितने ही दुख इसलिए सहे क्योंकि वो मुल्क के लिए इसार और कुर्बानी को अपना फ़र्ज समझते थे। उनके इसार और कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें अब हमें लगातार फ़र्ज के रास्ते के लिए तरगीब दें और जैसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैतम कुरु कर्म तवन कर्म ज्यायो हया कर्मणा, उसी जज्बे के साथ हम सब अपने मुतय्यना फ़राइज़ की पूरी ईमानदारी से अंजामदही करें। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए अज़्म करें, उन अज़ाइम को कामयाब बनाने के लिए दिलो जान से लग जाएं और अज़्म वो हो जो समाज की भलाई का हो, मुल्क की भलाई का हो, भारत के रोशन मुस्तकबिल के लिए हो और अज़्म वो हो जिसमें मेरा अपना खुद का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना फ़र्ज जुड़ा हुआ हो। मुझे यकीन है गीता को जीने का ये सुनहरा मौका हम लोगों के पास है। मेरे प्यारे हमवतनों, पिछले साल ये मार्च का ही महीना था, मुल्क ने पहली बार जनता कर्फ्यू लफ्ज़ सुना था। लेकिन इस अजीम मुल्क की अजीम रियाया की अजीम ताकत का तजर्बा देखिए, जनता कर्फ्यू पूरी दुनिया के लिए अनोखा बन गया था। नज़्म नस्क की यह लासानी मिसाल थी। आने वाली नस्लें इस एक बात को लेकर ज़रूर फ़ख्र करेंगी। उसी तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स के तय एहतराम, इज्जत, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज़ा नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था। वो और वही तो सबब है जो पूरे साल भर वो बगैर थके, बगैर रुके डटे रहे, मुल्क के एक एक शहरी की जान बचाने के लिए दिलो जान से जूझते रहे। पिछले साल इस वक्त सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सब के लिए फख्र की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर की पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़ों बुजुर्गों में वैक्सीन के तय जो जोश नजर आ रहा है, उसका जिक्र मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है, मुल्क के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 साल की बुजुर्ग मां राम दुलिया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी की कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक नौजवान आनंदन नायर ने तो उसे एक नया लफ्ज़ दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही पैगाम दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दीगर कई नौजवानों ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी सामीन के इन ख्यालात की तारीफ करता हूँ। इन सब के दरमियान कोरोना से लड़ाई का उसूल भी ज़रूर याद रखिए, दवाई भी, कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं है, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी, कड़ाई भी, इसके लिए अहद बस्ता करते रहना है। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे आज इंदौर की रहने वाली सोमिया जी का शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने एक मौजू के बारे में मेरी तवज्जो मबजूल कराई है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है। ये मौजू है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खातून क्रिकेटर बनी हैं। उनकी इस हुसूलियाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद।
वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो वाहिद बैनुल अक़वामी खातून खिलाड़ी हैं। खातून क्रिकेट के शोबे में उनका ताउन बहुत शानदार है। 2 दहाइयों से ज्यादा के करियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को तरगीब दी है। उनकी सख्त मेहनत और कामयाबी की कहानी न सिर्फ खातून क्रिकेटरों बल्कि मर्द क्रिकेटरों के लिए भी एक तरगीब है। साथियों, ये दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में जब हम यौम ख़वातीन सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कई ख़वातीन खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में मुनक्किदा शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप में भारत सरफहरिस्त रहा। गोल्ड मेडल की तादाद के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत की ख़वातीन और मर्द निशानेबाजों के शानदार मुजाहरे की वजह से ही मुमकिन हो पाया। इस दरमियान PV सिंधु जी ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हर जगह मुल्क की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मुझे खास खुशी इस बात की है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं। प्रोफेशनल चॉइस की शक्ल में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है। मेरे प्यारे हमवतनों, कुछ वक्त पहले हुई मैरीटाइम इंडिया समिट आपको याद है ना? इस समिट में मैंने क्या कहा था, क्या ये आपको याद है? फितरी है, इतने प्रोग्राम होते रहते हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहाँ याद रहती है और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है। फितरी है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरी एक अपील को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी से लेकर आगे बढ़ाया है। मैंने इस समिट में मुल्क के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज को फरोग देने के बारे में बात की थी। गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के 2 लाइट हाउसों, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस के 2019 के अपने सफर के तजर्बात को मुश्तरक किया है। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स शेयर किए हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है। यही नहीं, भारत का ये इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की हुदूद के अंदर वाक़ है। इसमें बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगे हैं। गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की, जो मैरीन नेविगेशन की तारीख को सामने लाता है। म्यूजियम में तेल से जलने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां, केरोसिन लाइट्स, पेट्रोलियम वेपर और पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बिजली के लैंप की नुमाइश की गई है। भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने तफसील से लिखा है। उनका कहना है कि इस लाइट हाउस के पहलू में सैकड़ों साल पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन अव्वल के जरिए तामीर शुदा उल्कनेश्वरा टेम्पल है। साथियों, मन की बात के दौरान मैंने सियाहत के मुख्तलिफ पहलुओं पर कई बार बात की है, लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं। अपने शानदार ढांचों के सबब लाइट हाउसेज हमेशा से लोगों के लिए तवज्जो का मरकज रहे हैं। सियाहत को फरोग देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउसेज आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में उनकी सलाहियतों के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेजेस और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। वैसे लाइट हाउसेस की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में झिंझुवाड़ा नामी एक इलाके में है। जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि जहां ये लाइट हाउस है वहां से अब समंदर का किनारा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। आपको इस गांव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि यहां कभी एक पुररौनक बंदरगाह रहा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि पहले कोस्टलाइन झिंझुवाड़ा तक थी। समंदर का घटना, बढ़ना, पीछे हो जाना, इतनी दूर चले जाना, ये भी उसकी एक शक्ल है।
इसी महीने जापान में आई खौफनाक सुनामी के 10 साल हो रहे हैं। इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक सुनामी भारत में सन 2004 में आई थी। सुनामी के दौरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 मुलाजिमीन को खो दिया था। अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सख्त मेहनत करने वाले हमारे लाइट कीपर्स को मैं एहतराम के साथ खिराज अकीदत पेश करता हूं और लाइट कीपर्स के काम की बहुत बहुत तारीफ करता हूं। प्यारे हमवतनों, जिंदगी के हर शोबे में नयापन, जिद्दत लाजमी होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत की ज़राई दुनिया में जिद्दत तराजी ये वक्त की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत वक्त गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रिवायती ज़राअत के साथ ही नए मुतबादिल को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही ज़रूरी है। वाइट रेवोल्यूशन के दौरान मुल्क ने इसका मुशाहिदा किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक मुतबादिल बनकर उभर रही है। बी फार्मिंग मुल्क में शहद का इनकलाब या स्वीट रेवोल्यूशन की बुनियाद बना रही है। बड़ी तादाद में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, जोग्राफियाई दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर तैयार शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। मगरबी बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों की कुदरती ऑर्गेनिक हनी को तो मुल्क व बैरून मुल्क पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक ज़ाती तजर्बा मुझे गुजरात का भी है। गुजरात के बनासकांठा में साल 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में मैंने लोगों से कहा, यहाँ इतने इम्कानात हैं, क्यों ना बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रेवोल्यूशन का नया बाब लिखें। आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम वक्त में बनासकांठा शहद की पैदावार का खास मरकज बन गया है। आज बनासकांठा के किसान हनी से लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। ऐसी एक मिसाल हरियाणा के यमुनानगर की भी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई सौ टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का नतीजा है कि मुल्क में शहद की पैदावार लगातार बढ़ रही है और सालाना तकरीबन 1.25 लाख टन पहुंच गई है। इसमें से बड़े मिकदार में शहद बैरून मुल्क भी बरामद हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में सिर्फ शहद से ही आमदनी नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा मुल्क फिलहाल बी वैक्स दरामद करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये सूरत हाल तेजी से बदल रहे हैं, यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत मुहिम में ताउन कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं मुल्क के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़ें। ये किसानों की आमदनी में इजाफा भी करेगी और उनकी जिंदगी में मिठास भी घोलेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गोरैया, कहीं से चिकली बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं घान चिरका कहा जाता है। पहले हमारे घरों की दीवारों पर, आसपास के पेड़ों पर गोरैया चहकती रहती थी, लेकिन अब लोग गोरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गोरैया देखा था। आज उसे बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ रही है। मेरे बनारस के एक साथी नरपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है, जिसे मैं मन की बात के सामईन को जरूर बताना चाहता हूं। बत्रा जी ने अपने घर को ही गोरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए
जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे घरों में एक अनोखा कुदरती माहौल भी बन गया है। मैं चाहूंगा कुदरत, माहौलियात, जानदार, परिंदे जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा कोशिश हमें भी करनी चाहिए। जैसे एक साथी हैं विजय कुमार काबी जी। विजय जी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। केंद्रपाड़ा समंदर के किनारे है, इसलिए इस जिले के कई गांव ऐसे हैं जिन पर समंदर की ऊंची लहरों और साइक्लोन का खतरा रहता है। इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है। विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस कुदरती तबाही को कोई रोक सकता है तो वो कुदरत ही रोक सकती है। फिर क्या था? विजय जी ने बड़ा कोट गांव से अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने 12 साल, साथियों 12 साल मेहनत करके गांव के बाहर समंदर की तरफ 25 एकड़ का मैनग्रोव जंगल खड़ा कर दिया। आज ये जंगल इस गांव की हिफाजत कर रहा है। ऐसा ही काम उड़ीसा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरीश सामंत जी ने किया है। अमरीश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गांवों की हिफाजत हो रही है। साथियों, इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ लें तो बड़े नताए आते हैं। जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरिमुथु योगनाथन जी हैं। योगनाथन जी अपनी बस के मुसाफिरों को टिकट देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुफ्त देते हैं। इस तरह योगनाथन जी न जाने कितने ही पेड़ लगवा चुके हैं। योगनाथन जी अपनी तनख्वाह का काफी हिस्सा इसी काम पर खर्च करते आ रहे हैं। अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन शहरी होगा जो मरिमुथु योगनाथन जी के काम की तारीफ न करे। मैं दिल से उनकी इन कोशिशों को बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनके इस तरगीबी अमल के लिए। मेरे प्यारे हमवतनों, वेस्ट से वेल्थ यानी कचरे से सोना बनाने के बारे में हम सब ने देखा भी है, सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं। कुछ उसी तरह से वेस्ट को वैल्यू में बदलने का काम भी किया जा रहा है। ऐसी एक मिसाल केरल के कोची के सेंट टेरेसा कॉलेज की है। मुझे याद है कि सन 2017 में मैं उस कॉलेज के कैंपस में एक बुक रीडिंग पर मबनी प्रोग्राम में शामिल हुआ था। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रीयूजेबल टॉयज बना रहे हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों, फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों, बैग और बॉक्सेस का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं। कोई तालिब इल्म पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहां इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि खिलौने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हों। और इस पूरी कोशिश की एक अच्छी बात यह भी है कि खिलौने आंगनबाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वैल्यू की ये मुहिम, ये जदीद इस्तेमाल बहुत मायने रखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पतकांडला जी हैं। वो बहुत ही दिलचस्प काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पचर्स बनाए हैं। उनके जरिए बनाए गए ये अजीम स्कल्पचर्स अवामी पार्कों में लगाए गए हैं और लोग उन्हें बहुत जोशो जज्बे से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का ये एक जदीद इस्तेमाल है। मैं एक बार फिर कोची और विजयवाड़ा की इन कोशिशों की तारीफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और लोग भी ऐसी कोशिशों में आगे आएंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो फख्र से कहते हैं कि वो भारतीय हैं। हम अपने योग, आयुर्वेद, फलसफा, न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हम फख्र करते हैं, फख्र की बात करते हैं। साथ ही अपनी मकामी जुबान, बोली, पहचान, पहनावा, खान पान, इस पर भी फख्र करते हैं। हमें नया तो पाना है और वही तो जिंदगी होती है, लेकिन साथ साथ पुराने को गंवाना भी नहीं है। हमें बहुत मेहनत के साथ अपने आसपास मौजूद लामुतनाही सकाफती वर्से की अफजूदगी करनी है, नई नस्ल तक पहुंचाना है।
यही काम आज आसाम के रहने वाले सिकारी टेसो बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। कार्बी एंगलोंग जिले के सिकारी टेसो जी पिछले 20 साल से कार्बी जबान का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसी जमाने में, किसी दौर में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की जबान कार्बी आज मरकजी धारे से गायब हो रही है। जनाब सिकारी टेसो जी ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को बचाएंगे और आज उनकी कोशिशों से कार्बी जबान की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है। उन्हें अपनी इन कोशिशों के लिए कई जगह सताइश भी मिली है और अवार्ड भी मिले हैं। मन की बात के जरिए जनाब सिकारी टेसो को मैं तो मुबारकबाद देता ही हूं, लेकिन मुल्क के कई कोनों में इस तरह की कई जद्दोजहद करने वाले होंगे जो एक काम लेकर खपते रहे होंगे। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। मेरे प्यारे हमवतनों, कोई भी नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है। न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज, नई कोशिशें, और नई कोशिशों का मतलब है नई तवानाई और नया जोश। यही वजह है कि अलग अलग रियासतों और इलाकों में और तनव्वुर से भरी हमारी सकाफत में किसी भी शुरुआत को त्यौहार के तौर पर मनाने की रिवायत रही है और ये वक्त नई शुरुआत और नए त्योहारों की आमद का है। होली भी तो बसंत को त्यौहार के तौर पर ही मनाने की एक रिवायत है। जिस वक्त हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी वक्त बसंत भी हमारे चारों तरफ नए रंग बिखेर रही होती है। इसी वक्त फूलों का खिलना शुरू होता है और कुदरत जिंदा हो उठती है। मुल्क के अलग अलग इलाकों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा। चाहे उगादी हो या पोथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरे हो या पोइला बोईशाख हो या बैसाखी, पूरा मुल्क उमंग, जोश और नई उम्मीदों के रंग में डूबा नजर आएगा। इसी वक्त केरल भी खूबसूरत त्यौहार विशु मनाता है। इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का मुबारक मौका भी आ जाएगा। चैत्र महीने के 90 दिन हमारे यहाँ रामनवमी का त्यौहार होता है। इसे भगवान राम की तकरीब पैदाइश के साथ ही इंसाफ और जुरातमंदी के एक नए दौर की शुरुआत की शक्ल में भी मनाया जाता है। इस दौरान चारों तरफ धूमधाम के साथ ही जज्बा अकीदत से पुर माहौल होता है, जो लोगों को और करीब लाता है, उन्हें खानदान और समाज से जोड़ता है, आपसी रिश्तों को मजबूत करता है। इन त्योहारों के मौके पर मैं सभी अहले वतन को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, इस दौरान 4 अप्रैल को मुल्क ईस्टर भी मनाएगा। जीसस क्राइस्ट की दोबारा जिंदगी के त्यौहार की शक्ल में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। अलामती तौर से कहें तो ईस्टर जिंदगी की नई शुरुआत से जुड़ा है। ईस्टर उम्मीदों के दोबारा जिंदा होने की अलामत है। ऑन दिस होली एंड ऑस्पिशियस ओकेजन, I greet not only the Christian community in India, but also Christians globally. मेरे प्यारे हमवतनों, आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव और मुल्क के लिए अपने फ़राइज़ की बात की। हमने दीगर तकरीबात और त्योहारों पर भी बात की। इसी दरमियान एक और त्यौहार आने वाला है जो हमारे आईनी हुकूक और फ़राइज़ की याद दिलाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का यौम पैदाइश। इस बार अमृत महोत्सव में तो ये मौका और भी खास बन गया है। मुझे यकीन है बाबा साहब के इस यौम पैदाइश को हम ज़रूर यादगार बनाएंगे, अपने फ़राइज़ का अहद लेकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। इसी यकीन के साथ आप सभी को पर्व त्योहारों की एक बार फिर मुबारकबाद। आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और खूब खुशियां मनाइए। इसी उम्मीद के साथ फिर से याद कराता हूं, दवाई भी कड़ाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।